Hello, class. Today we will do chapter 11 New Empires and Kingdoms. So, in this chapter, we are going to learn about Gupta rulers, Gupta administration, Harshvardhan, Chalukyas, Pallavas, and village administration in South India. So, let's start with the chapter. It is on page number 91 of your social book. By the beginning of the 4th century, the Gupta dynasty came to power. The cultural developments taking place during their reign defined the Gupta period as the golden age of Indian history. तो देखिए बहुत सारे कल्चरल डेवलपमेंट्स हुए गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पर और इसीलिए इसको बोला जाता है गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री. The Gupta rulers were known to be astute administrators who ruled efficiently for the next 200 years between 240 to 590 CE. The sources of the Gupta period include coins, inscriptions, monuments, and literary sources, such as the accounts of the foreign travelers Fahin and Ising and the works of कालिदास. तो काफ़ी सारे सोर्सेज हैं जिनसे हमें गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पता चलता है. वो हैं आपके सिक्के, इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स. ओके इसके अलावा फाहिन और आइजिंग के भी जितने भी वर्क थे, जो लिटरेरी वर्क जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़े, उनसे भी हमें काफ़ी कुछ गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पता लगता है. नो गुप्ता रूलर्स. तो गुप्ता डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय श्री गुप्ता. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि गुप्ता डायनेस्टी की शुरुआत हुई श्री गुप्ता से. हु रूल्ड बिटवीन 240 to 280 CE. He was succeeded by his son Ghatotkacha, who ruled between 280 CE and 319 CE. The first two rulers of the Gupta dynasty ruled over a few small Hindu kingdoms around Magad, a part of modern day Bihar. तो शुरू के दो रूलर के अंडर सिर्फ और सिर्फ मगध था, ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं था. और आज जो बिहार वाला एरिया है आप वो मानिए. Although Ghatotkacha was known to have challenged other feudal lords and expanded the Gupta empire that was still in its nascent stage. तो चलिए एक एक करके जब हम बात करेंगे गुप्ता डायनेस्टी के बारे में तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. तो शुरुआत करी श्री गुप्ता ने. अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त फर्स्ट. चंद्रगुप्त फर्स्ट वॉज द फर्स्ट पावरफुल रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी. इसको अंडरलाइन करिएगा कि ये फर्स्ट नहीं थे पर फर्स्ट पावरफुल थे, यानी सबसे पहले ताकतवर रूलर थे ये गुप्ता डायनेस्टी के, चंद्रगुप्त फर्स्ट. ही मैरिड द लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी. दिस मैरिज अलायंस गेव हिम कंट्रोल ओवर मगध. इन्होंने शादी की कुमार देवी से, और जो कि लिच्छवी की प्रिंसेस थी, और जिसकी वजह से इन्हें मगध पर कंट्रोल करने में ज़्यादा आसानी हुई. ही मेड पाटलिपुत्र his capital and further extended the territories of his kingdom through conquest. तो पाटलिपुत्र को इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया और लड़ाइयाँ लड़ते हुए इन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया. His empire stretched from Magad to Prayag, which has been identified as modern day इलाहाबाद. तो शुरुआत करी इन्होंने मगध से, और मगध से लेकर प्रयाग जो कि आज है आपका इलाहाबाद, जिसका दोबारा से नाम क्या चेंज कर दिया है आप लोग मुझे होमवर्क करके बताएंगे. इलाहाबाद का दूसरा नाम क्या रखा है चेंज करके. तो वहाँ तक इसने अपना राज्य फैला लिया. चंद्रगुप्त फर्स्ट टुक द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज. इनको टाइटल मिला महाराजाधिराज. तो देखिए ज़रा गुप्ता एम्पायर, ये पूरा येलो वाला जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, जितना भी ये येलो वाला पोर्शन नज़र आ रहा है, ये आपका गुप्ता ही है. सो समुद्रगुप्त दूसरे आए हमारे समुद्रगुप्त. समुद्रगुप्त सक्सीडेड हिज फादर चंद्रगुप्त फर्स्ट. तो इनके पिता थे चंद्रगुप्त फर्स्ट समुद्रगुप्त के. तो समुद्रगुप्त के पिताजी का नाम चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त इनके बेटे थे. द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर समुद्रगुप्त राइन. द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन और द प्रयाग प्रशस्ति हैज़ बीन एनक्रेव्ड ऑन वन साइड ऑफ द अशोकन पिलर. तो इलाहाबाद पिलर पर काफ़ी इंफॉर्मेशन दी हुई है समुद्रगुप्त के टाइम के राज्य के बारे में. द इंस्क्रिप्शन इज अ यूलॉजी दैट रन्स इनटू 30 लाइन्स. दिस इंस्क्रिप्शन वॉज कंपोज्ड बाय समुद्रगुप्त कोर्ट पोएट हरिसेना इन हिज ऑनर. तो जितना भी ये इंस्क्रिप्शन है ये कंपोज किया है हरिसेना ने, और हरिसेना ने समुद्रगुप्त के सम्मान में ये
इंस्क्रिप्शन कंपोज किया था। द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब समुद्रगुप्त टू बी अ काइंड हार्टेड रूलर अलॉन्ग साइड हिज मैनी कॉन्क्वेस्ट। तो लड़ाइयाँ लड़ी बेशक समुद्रगुप्त ने, पर इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त बहुत ही दयालु प्रकृति के इंसान थे। द राइटिंग ऑन द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन वॉज अ प्रशस्ति विच इन संस्कृत मीन्स इन प्रेज ऑफ। तो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में जो लिखा गया है वो है एक्चुअली प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब होता है किसी की तारीफ में, किसी की अच्छी बातों के बारे में लिखना। The court poets were known to list the achievements of the king in ornate language that was later engraved as an inscription on pillars and stones for everyone to read. तो जो इनके कोर्ट पोएट थे, इन्होंने इन समुद्रगुप्त की जितनी भी अचीवमेंट्स थी उन सबको पिलर्स और स्टोन्स पर इंस्क्रिप्शन के तौर पर लिखा, जिससे हर कोई उसको पढ़ पाए। समुद्रगुप्त ऑल्सो परफॉर्म्ड द अश्वमेध यज्ञ टू सेलिब्रेट हिज कॉन्क्वेस्ट। इसके अलावा ये अश्वमेध यज्ञ जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़े वो करते थे अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए। ही वॉज नोन टू बी अ शार्प मिलिट्री लीडर बट ऑल्सो अ ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट। द कॉइन्स इश्यूड बाय समुद्रगुप्त शो हिम प्लेइंग द वीणा। तो लड़ाई लड़ते थे ये, नो डाउट ये काफ़ी अच्छे मिलिट्री लीडर थे, पर इसके अलावा ये कला से भी जुड़े हुए थे, और इस बात का हमें पता चलता है इनके सिक्कों से। ऐसे सिक्के जिसमें समुद्रगुप्त को दिखाया गया है वीणा हाथ में लिए हुए। ही हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज कविराज एज वेल, तो इसीलिए इसको कविराज भी बोला जाने लगा। इनके बाद है चंद्रगुप्त सेकेंड। समुद्रगुप्त वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन चंद्रगुप्त सेकेंड हु टुक द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त सेकेंड ने अपना जो टाइटल था वो क्या लिया? विक्रमादित्य। द गुप्ता डायनेस्टी रीच्ड इट्स zenith ड्यूरिंग चंद्रगुप्त's रूल। चंद्रगुप्ता सेकेंड मैरिड द नागा प्रिंसेस कुबेर नाग। हिज डॉटर वॉज मैरिड टू द वकट रूलर रुद्रसेना सेकेंड। तो देखो इसने कितनी मतलब चतुराई से काम की है कि इसने शादी की नागा प्रिंसेस से, कुबेर नाग से, और अपनी बेटी की शादी थी किससे की? रुद्रसेना टू से। With the help of the Vakatakas, चंद्रगुप्त सेकेंड डिफीटेड द साका रूलर एंड एनेक्स्ड देयर टेरिटरीज। तो देखो कितनी इसको हेल्प मिली कि जो वकाटाकाज की मदद से इसने साका रूलर्स को हरा दिया और उनकी टेरिटरी को अपने अंडर ले लिया। By defeating the Sakas, चंद्रगुप्त gained control of the important ports Sopara, Broch और Cambe. During his reign, he established a second capital at Ujjain besides पाटलिपुत्र। तो इसी के समय पर पाटलिपुत्र के अलावा एक और कैपिटल बनाई गई, वो थी उज्जैन। Therefore, like his चंद्रगुप्त सेकेंड stretched his territories through conquests and matrimonial alliances। तो बिल्कुल चंद्रगुप्त सेकेंड ने जो शादी ये लोग करते थे ना, उसमें भी ये लोग अपना फ़ायदा देखते थे कि किस प्रिंसेस से शादी करके इन्हें कौन सा एरिया मिलेगा, क्या मदद मिल सकती है। तो कुछ लड़ाई से और कुछ मैरिज अलाइंसेस से इसने अपने आगे का एक्सपेंशन। चंद्रगुप्त सेकेंड वॉज ऑल्सो अ पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। तो कला भी इसको पसंद थी। द ग्रेट पोइट कालिदास एंड एस्ट्रोनॉमर वराहमिहिर वर अ पार्ट ऑफ हिज कोर्ट। तो देखो कालिदास इनके कोर्ट के ही हिस्सा थे। द चाइनीज ट्रैवलर फाहिन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हिज रूल एंड लेफ्ट अ ग्लोरियस अकाउंट ऑफ द गुप्ता एम्पायर। तो फाहिन इन्हीं के टाइम पर इंडिया में आए थे, चंद्रगुप्त सेकेंड के टाइम पर, और गुप्ता एम्पायर के बारे में काफ़ी कुछ फाहिन ने बताया कि कितना प्रॉस्पेरस था। एक बड़ा ही भव्य गुप्ता एम्पायर का उसने एक्सप्लेनेशन अपने अकाउंट में दिया है। द गोल्ड कॉइन्स इश्यूड ड्यूरिंग चंद्रगुप्ता सेकेंड्स रूल आर रिफ्लेक्टिव ऑफ द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द ग्रेट गुप्ता एम्पायर। तो देखो जिस राज्य में सोने के सिक्के बनेंगे वहाँ पर पैसा तो होगा, तो सोने के सिक्के हमें काफ़ी कुछ बताते हैं कि एम्पायर काफ़ी प्रॉस्पेरस था, खुशहाली थी। पर जिस तरीके से किसी चीज़ की शुरुआत होती है अंत तो होता ही है, ऐसे ही डिक्लाइन भी हुआ गुप्ता एम्पायर का। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन हुआ। द लेटर गुप्ताज वर नॉट एज पावरफुल एज देयर प्रेडिसेसर्स। बाय द 6th century,
the Gupta Empire declined. Besides Kumargupta and his son Skandgupta, not many Gupta rulers were as powerful and successful as the previous rulers of the Gupta dynasty. तो क्योंकि एक ताकतवर राजा आगे जनरेशन में नहीं हो पाया, अगर हम बात करें कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, तो इन्हें छोड़कर और कोई ऐसा राजा नहीं हुआ बाद में जो कि गुप्ता डायनेस्टी को मेंटेन कर पाए. It is believed that the later Gupta rulers were attacked by the Hunas, a nomadic tribe of Central Asia. ऐसा माना जाता है कि जो गुप्ता रूलर्स थे इन पर हमला किया ह्यूनाज ने, जो कि एक नोमैडिक ट्राइब था सेंट्रल एशिया का. Several small kingdoms came up in North India after the decline of the Gupta Empire. These small kingdoms were at constant warfare until the 7th century, when the kingdom of Thaneshwar, Harshvardhan, consolidated these small kingdoms under his control. तो जैसे जैसे गुप्ता एम्पायर ख़त्म हो रहा था वैसे वैसे छोटे छोटे किंगडम्स बन रहे थे और वो किंगडम आपस में लड़ते थे अपनी ताकत दिखाने के लिए, अपने एक्सपेंशन के लिए. और ये तब तक चलता रहा जब तक कि थानेश्वर के किंग हर्षवर्धन की एंट्री नहीं होती है. नौ गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, राजपाठ कैसा था. The Gupta rulers was known to be efficient rulers and therefore were able to consolidate an empire as large as theirs for 200 years. बहुत एफिशिएंट रूलर्स थे, हालांकि बाद में नहीं थे, बाद में होते तो ख़त्म ही नहीं होता गुप्ता डायनेस्टी. पर शुरुआत में जो इसको रूलर्स मिले वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, काफ़ी अच्छे लीडर्स थे, मिलिट्री लीडर्स थे, जिससे कि इसका एक्सपेंशन काफ़ी हुआ. द किंग एज्यूम्ड इलैबोरेट टाइटल्स लाइक परम भत्तारका, परमेश्वर, महाराजधराज, चक्रवर्तिन और सम्राट. तो देखो कितने कितने नाम इन लोगों को मिलते थे. आपने अगर कोई पुराने प्रोग्राम्स देखे हो ना तो उसमें देखिएगा राजाओं को बोलते थे महाराजाधिराज, परमेश्वर, चक्रवर्तिन. द किंग हैड द एब्सोल्यूट अथॉरिटी एंड वॉज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. राजा मेन अथॉरिटी होता था और सारा का सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता था उनका हेड होता था आपका राजा. The king was assisted by several officials and a council of ministers that ensured the smooth functioning of the administration. तो जैसे कि अभी होता है कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं और उनके संग पूरा कैबिनेट होता है. ओके, इसी तरीके से राजा के साथ भी उस समय पर काफ़ी सारे ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स हुआ करते थे जो राज्य के कामों में उनकी हेल्प किया करते थे. मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स वर हेरिडिटरी. तो बहुत सारी पोस्ट ऐसी थी जो हेरिडिटरी थी. हेरिडिटरी का मतलब कि पापा से बेटे को, फिर बेटे को उसके बेटे को, फिर उसके बेटे को उसके बेटे को, यानी कि पुश्तें काम किया करती थी. कोई नया व्यक्ति उस जगह पर नहीं आता था, उसका बेटा, उसका बेटे का बेटा, उसका बेटे का बेटा, इस टाइप से ही कुछ पोस्ट मिला करती थी. देयर इज़ अ रेफरेंस ऑफ समुद्रगुप्त कोर्ट पोएट हरिसेना बीइंग महादंड नायक or a chief judicial officer as his father. Besides positions being made hereditary, one person could hold more than one office. तो क्योंकि ये hereditary होता था तो कई बार ऐसा होता था कि एक ही मिनिस्टर को काफ़ी सारी जगह मिल जाया करती थी, काफ़ी सारी पोस्ट मिल जाया करती थी. फॉर एग्जाम्पल हरिसेना वॉज ऑल्सो कुमारमात्य एंड अ संधि विग्रहिक और अ मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस. तो देखो हरिसेना को कुमारमात्य की भी उपाधि मिली क्योंकि ये मिनिस्टर थे वॉर और पीस के. द किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू बुक्तीज और प्रोविंसेस विच वर गवर्नड बाय द किंग्स रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड आयुक्ताज एंड कुमारमात्य. तो देखो पूरे किंगडम को बुक्तीज में डिवाइड करा गया था और बुक्तीज का मतलब था प्रोविंसेस, और इनको गवर्न करते थे जिन्हें राजा चुनते थे. वो किंग्स के रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे. किंग उन्हें चुनकर बुक्तीज का हेड बनाया करते थे. बुक्तीज वर फर्दर डिवाइडेड इनटू विशयास और डिस्ट्रिक्ट. तो बुक्तीज को, और जैसे हमारे इंडिया को डिवाइड करते हैं ना स्टेट में, स्टेट को सिटीज़ में, टाउन्स में, उसके बाद आपके डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं, इसी तरीके से पूरे किंगडम को बुक्तीज़ को डिवाइड करते थे विशयास यानी कि डिस्ट्रिक्ट्स में. नगर श्रेष्ठीज वर द ऑफिसर्स लुकिंग आफ्टर द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन.
तो नगर श्रेष्ठीज जो हुआ करते थे वो एडमिनिस्ट्रेशन देखा करते थे सिटी का. The villages in the district were under the control of Gramics. Thus, decentralization in administration was further extended to the military arrangement as well. Samantas और military leaders would provide their troops in time of war. इसके अलावा समांताज आते थे जो कि अपने ट्रुप को दिया करते थे जब कोई लड़ाई हुआ करती थी. In lieu of this help, the military leaders were issued land grants. They could collect revenue from these land grants and maintain their armies as well. तो क्योंकि ये मदद किया करते थे लड़ाई के समय पे, तो राजा इन्हें ज़मीनें दान में दिया करते थे, गिफ्ट में दिया करते थे, और उसके बाद वो उन ज़मीनों से रेवेन्यू इकट्ठा करके अपनी आर्मीज़ को मेंटेन करते थे. Sometimes these samantas became very powerful and tried to declare their independence. कभी कभार ये समानता बहुत ताकतवर हो जाया करते थे और खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया करते थे. Land tax was the main source of income during the Gupta period. सबसे ज़्यादा जो पैसा आता था, जो मेन पैसा आता था, वो आता था लैंड टैक्स से. Now Harshvardhan. The sources of Harshvardhan's period include his biography Harshcharit that was written in Sanskrit and authored by बनभट्ट. तो बनभट्ट यानी उनके कोर्ट के पोएट थे बनभट्ट. उन्होंने संस्कृत में हर्षचरित लिखी जिसमें हर्षवर्धन के टाइम के बारे में काफ़ी जानकारी मिली है. Besides the Harshcharit, the accounts of the foreign traveler Huanzhang, who is known to have visited India during the rule of Harshvardhan. ओके तो बनभट्ट ने जो हर्षचरित लिखी उसमें तो पता ही चला काफ़ी कुछ हर्षवर्धन के टाइम के बारे में. इसके अलावा हुएनज़ांग जो कि हर्षवर्धन के टाइम पर इंडिया में आए थे, उन्होंने भी काफ़ी कुछ बताया हर्षवर्धन के कार्यकाल के बारे में. Huanzhang lived in Harshvardhan's court for 8 years and carefully documented the developments taking place during his reign. 8 साल ये हर्षवर्धन के कोर्ट में रहे हुएनज़ांग और काफ़ी बारीकी से इन्होंने नोटिस किया कि क्या क्या डेवलपमेंट, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं. These literary sources also list the military conquests and cultural achievements taking place during the time of Harshvardhan. Inscriptions and coins also provide a lot of information of Harshvardhan's rule. इसके अलावा हमें उनके सिक्कों से, इंस्क्रिप्शन से काफ़ी कुछ मिलता है देखने को कि हर्षवर्धन का टाइम कैसा था. Huanzhang's account also mentions that agriculture was the main occupation of people. मेन था उनका ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर यानी कि खेती किया करते थे. Trade along with various crafts were also practiced. Although people lived a simple life, they still followed the caste system. बहुत शांति भरा, बहुत सिंपल सा जीवन ये लोग जिया करते थे, पर कास्ट सिस्टम को फॉलो करते थे. There were different types of houses which were constructed with wood, bricks and dung. तो काफ़ी अलग अलग टाइप के घर भी बने हुए थे वहाँ पर. The city streets were circular. There was no पर्दा system and women had the freedom to pursue an education. तो ये तो सबसे अच्छी चीज़ थी इनके टाइम पे कि कोई पर्दा सिस्टम नहीं था. पर्दा सिस्टम मतलब अपना फेस वगैरह जो कवर करते हैं वो सिस्टम नहीं था इनके यहाँ. दूसरा, विमेन को आज़ादी थी पढ़ाई की. During the 7th century, Harshvardhan became a prominent ruler. He integrated his kingdom Thaneshwar with Kannauj and made Kannauj his capital. तो इन्होंने अपना जो किंगडम था उसको जोड़ दिया कन्नौज के साथ और कन्नौज को अपनी कैपिटल बना लिया. In his accounts, Huanzhang mentions that Harshvardhan had a very large army and annexed the territories of Bengal and Bihar. तो हुएनज़ांग के जो सोर्स जो काम है, काम का मतलब जो उनके लिटरेरी वर्क्स हैं, उन्होंने बताया हर्षवर्धन ने काफ़ी बड़ी आर्मी को मेंटेन किया हुआ था और उन्होंने बंगाल और बिहार का एरिया जीत लिया था. He also conquered Punjab, eastern Rajasthan and the entire region of the Ganga Valley till Assam. असम तक उनका राज्य फैल गया था. इसके अलावा ईस्टर्न राजस्थान भी उन्हें मिल गया था, पंजाब भी मिल गया था. Harshvardhan also attacked the Chalukyan king Pulakeshin II but was defeated. इन्होंने पुलकेशिन पर भी हमला किया जो कि चालुक्यन किंग थे, पर हार गए. Learning and education during Harshvardhan's period was given much emphasis. In fact, he was a writer himself who had authored 3 plays in Sanskrit, Ratnavali, Priyadarshika and Nagnand.
तो क्योंकि ये खुद एक राइटर थे तो ये लर्निंग और एजुकेशन को काफ़ी प्रमोट किया करते थे। इनके खुद के 3 प्लेज यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। कौन थे? रत्नावली, प्रियदर्शिका एंड नागनंद. Besides Banbhat, learned scholars like Subandhu and Dandin were a part of Harshvardhan's court. He also gave the Nalanda University a huge grant of 100 villages. इसके अलावा इन्होंने काफ़ी नालंदा यूनिवर्सिटी में भी दान दिया. Earlier a worshipper of Lord Shiva, he converted to Buddhism. पहले ये शिव को मानते थे, बाद में ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए. Harshvardhan patronized Buddhism and built stupas. A Buddhist convention was held at Nalanda University during his reign. Now, Chalukyas. After the decline of the Satvahans, several small kingdoms ruled the Deccan region. The Vagatas was one of the kingdoms that ruled the Deccan. However, its rule did not last for a long period of time. The Vakatakas were succeeded by the Chalukyas dynasty, which was established in 543 CE by Pulakeshin I. Pulakeshin II was the most powerful ruler of the Chalukyan dynasty. इसको underline कर लीजिएगा. We have information on the Chalukyan period through the Aihole inscription that was Prashasti authored by his court poet Ravi Kirti. तो इनके बारे में हमें काफ़ी कुछ पता लगता है प्रशस्ति से. प्रशस्ति जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब किसी की तारीफ में कुछ लिखा जाता है. और इनके कोर्ट पोएट थे रवि कीर्ति, जिन्होंने इनकी प्रशस्ति लिखी. दिस प्रशस्ति ऑल्सो मेंशंस हिज विक्ट्री ओवर हर्षवर्धन एट द बैंक्स ऑफ द नर्मदा रिवर. इस प्रशस्ति में ये भी बताया गया कि किस तरीके से इन्होंने हर्षवर्धन के ऊपर जीत हासिल की नर्मदा रिवर के पास. द डिफीट ऑफ द पल्लव रूलर महेंद्र वर्मन फर्स्ट is also mentioned in the Aihole inscription. Modern day Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana formed the Chalukyan Empire. तो अगर आज का एरिया देखेंगे तो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला जो रीजन है वो चालुक्यन एम्पायर था. Pulakeshin II's reign is remembered as being the greatest period in the history of Deccan. तो पुलकेशन सेकेंड के टाइम का सबसे अच्छा राज्य माना जाता है साउथ में, डेक्कन में. After his death, the Chalukyas became weak and were replaced by the Rashtrakutas. धीरे धीरे चालुक्यास वीक हो गए और इनकी जगह ले ली राष्ट्रकूटास ने. Now Pallavs, contemporary to the Chalukyan dynasty, ये चालुक्यन डायनेस्टी के साथ साथ ही थी ये डायनेस्टी. The Pallav established themselves in South India with their capital at Kanchipuram. तो ये कर रहे थे, जैसे ये कर रहे थे एक ही समय पे चालुक्यास राज कर रहे थे डेक्कन एरिया में, उसी समय पर पल्लव्स राज कर रहे थे सदर्न एरिया में, और इन्होंने अपनी कैपिटल को बनाया कांचीपुरम. कांचीपुरम नॉट ओनली फंक्शनड एज द पल्लव कैपिटल but was a great hub of learning and impressive architecture that was reflected through the numerous temples in this reign. Mahendravarman I and Narasimhavarman were the most prominent rulers of the Pallav dynasty. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि महेंद्रवर्मन फर्स्ट और नरसिम्हावर्मन काफ़ी फेमस रूलर थे पल्लव डायनेस्टी के. The Pallavas are also mentioned in Samudragupta's Prashasti. It is said that the Pallav ruler Vishnugop was defeated by समुद्रगुप्त. तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में भी इसके बारे में बात की गई है. उसमें मिला है पढ़ने को कि विष्णुगोप को हरा दिया था समुद्रगुप्त ने, जो कि एक कौन थे ये विष्णुगुप्त थे? पल्लव रूलर, और इन्हें समुद्रगुप्त ने हरा दिया था. The Pallavas ruled from Kanchipuram and their kingdom extended till the Kaveri Delta. There was constant struggle between the Chalukyas and the Pallavas. Both kingdoms were known to raid one another on many occasions, especially the capital cities which were known to be prosperous cities. चालुक्यास और पल्लवास एक दूसरे पर हमला करते रहते थे क्योंकि उन्हें एक दूसरे का एम्पायर चाहिए था. खास करके इनको इनकी कैपिटल सिटीज़ चाहिए थी, मतलब एक दूसरे की कैपिटल सिटीज़ चाहिए थी क्योंकि वो काफ़ी प्रॉस्पेरस सिटीज़ थी. अब एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? The administration was quite similar to what existed during the rule of earlier dynasties. Land revenue continued to be an important source of revenue and the village was still considered the basic unit of administration.
तो सबसे छोटी यूनिट जो बेसिक यूनिट थी वो थी आपकी विलेज। यहाँ पर भी लैंड रेवेन्यू से ही पैसा आता था, तो लगभग एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल वैसा था जैसा कि गुप्ता पीरियड में था। इन साउथ इंडिया 3 types of villages existed that included the Ur, Sabha and Nagram. Ur was an ordinary village that was formed by the tax paying residents. इसको अंडरलाइन करिएगा कि उर एक ऑर्डिनरी सा विलेज हुआ करता था, एक गांव हुआ करता था जिसमें सारे जो लोग टैक्स दिया करते थे वो रहा करते थे। The Sabha was formed by the Brahmins and functioned through a committee called Varyams. तो फिर हो गया हमारा सभा जिसको कंट्रोल किया करते थे ब्राह्मण्स। The Nagrams were found mainly in towns and cities that developed as trade centers. The main functions of the Ur, Sabha and Nagram was to collect revenue, maintain records and sort disputes such as irrigation rights. तो इनका काम हुआ करता था उर, सभा और नागराम का कि उन्हें रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था, उसके अलावा रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना होता था, और उस समय एग्रीकल्चर हुआ करता था, तो सिंचाई से रिलेटेड जितने भी अधिकार होते थे उनका भी डिसीजन यही लोग मिलकर लिया करते थे। नाउ वी हैव कंप्लीटेड विद द चैप्टर। यू कैन डू द एक्सरसाइज, सून यू विल बी प्रोवाइडेड विद द एक्सरसाइजेज ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। क्वेश्चन आंसर्स आप लोग खुद करेंगे, देखिए बहुत ईजी है। हाउ डिड चंद्रगुप्त फर्स्ट एक्सपेंड हिज किंगडम्स टेरिटरी, किस तरीके से चंद्रगुप्त फर्स्ट ने अपना एक्सपेंशन किया था। वॉट सोर्सेज कैन बी यूज टू रिकन्स्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ हर्षवर्धन रूल्स, तो हर्षवर्धन के रूल के बारे में आपको कहाँ से पता लग सकता है, कौन कौन से सोर्सेज थे। बहुत इजी हैं ये लोग, आप कर लेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन